आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का जो यूनिट है पार्टनरशिप पर, उस यूनिट को क्लियर करेंगे। इस यूनिट में टोटल 6 चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, ख्याति, साझेदारी का पुनर्गठन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। उसके बाद है चौथा चैप्टर साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश। उसके बाद अगला चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें है साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर जो है साझेदारी का समापन मतलब विघटन, फर्म का अंत होना। इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है। साझेदारी फर्मों का लेखांकन, साझेदारी फर्म का लेखांकन क्या है। कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति जब मिलकर किसी कार्य को किसी फर्म को चलाते हैं तो उसे साझेदारी फर्म कहते हैं। ये नॉर्मल सा है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ये सिंपल सा है। इसमें 4 व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति अगर फर्म को चला रहे हैं, जो भी इसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, मतलब लाभ या हानि हो रहा है, उस लाभ या हानि को वो लोग अपने पूंजी के अनुपात में या बराबर या जो अनुपात वो लोग तय किए हैं आपस में, उस अनुपात में लाभ हानि को बांटा जाता है। इसीलिए साझेदारी फर्म का लेखांकन में लाभ हानि को बांटने के लिए एक लेखा या एक अकाउंट बनाया जाता है, जिससे हम लोग लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि संयोजन खाता कहते हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पे ख्याति। ख्याति एक ऐसा एसेट्स है फर्म में जो ना दिखने वाला होता है, जिसको इनटेंजिबल एसेट्स मतलब अमूर्त संपत्ति, अदृश्य संपत्ति कहते हैं। तीसरे नंबर पे साझेदारी का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या हो रहा है कि 2 या 3 पार्टनर या उससे अधिक पार्टनर जब साझेदारी फर्म कर रहे हैं तो उनके बीच जो भी लाभ हानि पहले बढ़ता था, अब वो क्या तय किए आपस में, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किए, मतलब फर्म का पुनर्गठन किए और आपस में समझौता करके क्या कर रहे हैं, वो लाभ हानि बांटने का जो अनुपात था उसको परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लाभ हानि बांटने का जो भी अनुपात था उनके बीच पहले, उसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। टॉपिक वही है, बस चेंज क्या हो रहा है, नए साझेदार का प्रवेश। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि 3 पार्टनर फर्म में पहले से काम कर रहे हैं। अब किसी एक पार्टनर की आवश्यकता पड़ी फर्म के अंदर, तो क्या हो रहा है, उस पार्टनर को फर्म के अंदर लिया जा रहा है। तो मान लेते हैं 3 पार्टनर जब आपस में जिस अनुपात में लाभ हानि को बांट रहे हैं, एक नए पार्टनर के आने के बाद क्या होगा, उनका ऑब्वियसली मतलब जो जिस अनुपात में पहले लाभ हानि बांट रहे थे, मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और फर्म को टोटल 9,000 रुपए का लाभ हो रहा है, 9,000 रुपए का लाभ हो रहा है। और तीनों पार्टनर का रेशियो जो दिया हुआ है 1/3, 1/3 और 1/3। 3 पार्टनर इक्वल रेशियो में मतलब बराबर अनुपात में लाभ हानि को बांट रहे हैं। अब अगर बराबर अनुपात है उनका, 3 में 1 हिस्सा ए ले रहा है, 3 में 1 हिस्सा बी ले रहा है और 3 में 1 हिस्सा सी ले रहा है, ये इनका अनुपात है। इस अनुपात में अगर लाभ हानि को बांटते हैं तो इनको कितना मिलता है, ए को 3,000 रुपये मिलेगा, बी को 3,000 रुपये मिलेगा और सी को भी 3,000 रुपये मिलेगा। अब मान लेते हैं चौथे टॉपिक में नए साझेदार का प्रवेश। इसमें एक पार्टनर को एडमिट किए जिसका नाम क्या है, डी। अब ऐसा तो नहीं कि डी के आने के बाद फर्म का प्रॉफिट 12,000 रुपये हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जितना फर्म का प्रॉफिट था 9,000 रुपये, वो 9,000 रुपये ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपस में डी आ रहा है तो डी को भी कुछ हिस्सा देंगे। ठीक है, अब इनका अनुपात चेंज हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4।
इस तरह से हो जाएगा। अब इनका जो पहले प्रॉफिट मिला था ए बी सी को 3,000, अब उनका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये प्रॉफिट पहले 3 हिस्सा में बटा था, अब ये प्रॉफिट जो है 9,000 रुपए का लाभ जो है ये 4 हिस्सों में बटेगा। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो पुराने पार्टनर थे उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट जो है साझेदारी का पुनर्गठन। टॉपिक वही है, चैप्टर वही है, बस साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं इसी फर्म में, 3 पार्टनर हैं ए बी या सी। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अवकाश ग्रहण या मृत्यु, 2 अलग अलग टॉपिक है। अवकाश ग्रहण का मतलब क्या होता है, फर्म को छोड़ना। ठीक है, किसी वजह से फर्म को छोड़ रहा है तो उसको अवकाश ग्रहण हो जाता है, या उम्र हो जाने के बाद, रिटायरमेंट का उम्र हो जाने के बाद रिटायर हो रहा है, या उसका किसी कारण मृत्यु हो गया, तो ये होता है साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। अब मान लेते हैं एक पार्टनर जो सी है वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, किसी कारण से फर्म में उसको रहने की इच्छा नहीं है, या अपना खुद का अलग बिजनेस कर लिया है, वो अपना अलग व्यवसाय चला रहा है, इसलिए क्या करना चाहता है, वो फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता है। या मान लेते हैं इस सी का डेथ हो गया, मृत्यु, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके हिस्से का जो भी पूंजी लेकर आया होगा, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, उसके बाद इसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट लाभ जो भी होगा वो सी को लौटाया जाएगा। पर सी को लौटाएंगे कैसे, अब देखिए इनका जो भी अनुपात था, मान लेते हैं कि इनका तीनों का रेशियो था 1/3, 1/3 और 1/3, तीनों का रेशियो था 1/3, 1/3 और 1/3। अब क्या हो रहा है, सी के जाने के बाद, सी के रिटायरमेंट या डेथ होने के बाद, मान लेते हैं कि फर्म का प्रॉफिट था 9,000। अब 9,000 को तीनों के इनके रेशियो में बांटते हैं तो 3,000 रुपया होता है। कितना होता है, 3,000 रुपया होता है। ठीक है, अब देखिए अगर सी फर्म से रिटायर होता है, मतलब अवकाश ग्रहण करता है, या उसकी मृत्यु होती है, तो उस कंडीशन में सी तो चला गया फर्म से, उसका जो लाभ था, अब वो लाभ किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। ठीक है, तो ए और बी का लाभ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सी ने फर्म को छोड़ दिया है। ठीक है, सी ने फर्म को छोड़ दिया है, सी के हिस्से का जो प्रॉफिट था वो किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सी जा रहा है और इनका इसका जो लाभ था वो ए और बी के हिस्से में आ जाएगा। अब वही चीज यहां पर समझ करना है कि पहले ये लोग क्या कर रहे थे, 1/3, 1/3 और 1/3, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 3 में 1 हिस्सा ए रख रहा था, 3 में 1 हिस्सा बी रख रहा था और 3 में 1 हिस्सा सी रख रहा था। अब क्या करेंगे, सी तो चला गया, अब ए और बी फिर से अपना नया अनुपात क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अनुपात को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। उसके बाद है साझेदारी का समापन। अब देखिए ये टॉपिक ऐसा है, साझेदारी का समापन का मतलब ये है कि 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। साझेदारी का समापन मतलब टोटल फर्म का समापन होना। ठीक है, ये तीनों मिलकर एक फर्म को चला रहे हैं, तीनों मिलकर क्या करते थे, एक फर्म को चला रहे थे, और एक निश्चित अवधि के लिए फर्म चालू किया गया हो, या तीनों के बीच क्या है, ऐच्छिक समापन करने की इच्छा हो, किसी भी कारणवश क्या कर रहे हैं, साझेदारी फर्म का समापन कर रहे हैं, मतलब विघटन मतलब अंत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए बी सी तीनों पार्टनर जो है जितना भी पूंजी लेकर आए हैं वो पूंजी को क्या करेंगे, अपना वापस लेकर जाएंगे। उनके हिस्से का जिस साल फर्म का समापन हो रहा है उस साल फर्म में जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको अपने रेशियो में इक्वली या जो भी अनुपात ये लोग तय किए हैं समझौते
समझौते के अनुसार उस अनुपात में क्या करेंगे ये लोग बांटेंगे, लाभ या हानि को। तो ये होता है साझेदारी फंड का समापन, मतलब कंप्लीटली साझेदारी फंड को समाप्त कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अभी हम लोग को सारे चैप्टर को नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है इसमें, साझेदारी फंड का लेखांकन। जो साझेदारी फंड में हम लोगों का जो पहला चैप्टर है साझेदारी फंडों का लेखांकन। अब देखिए साझेदारी फंडों का लेखांकन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो जिसको मैं कंप्लीटली डिवाइडेड बाय पार्ट आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्या होता है, साझेदारी फंड का आशय क्या है, साझेदारी का आशय क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध काम को करते हैं तो क्या कहलाता है, वो साझेदारी फंड कहलाता है। क्या बताया मैंने मीनिंग में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध काम को करते हैं, किसी वैध व्यवसाय को चलाते हैं, तो क्या कहलाएगा, वो साझेदारी फंड कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है और अधिकतम क्या है, मैक्सिमम 50 व्यक्तियों का होना। ठीक है, व्यवसाय में क्या है, दो या दो से अधिक, तो अधिक कितना, तो अधिक 50 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। और बैंकिंग फील्ड में मैक्सिमम 20 व्यक्तियों का होना। ठीक है, तो आशय क्या है, आशय में क्या बोल रहा है, तो आशय में केवल यही है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए मिलकर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, मिलकर व्यवसाय को चलाते हैं और उनके बीच एक समझौता होता है। समझौता कैसा हो सकता है, लिखित या मौखिक, दोनों तरह से हो सकता है। तो लिखित समझौता ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि वो लिखित तौर पर रखा जाता है फर्म के अंतर्गत, इसीलिए लिखित समझौते को ज्यादा बेहतर माना जाता है, ज्यादा उचित माना जाता है। ठीक है, ये हो गया आशय। फिर नेक्स्ट टॉपिक है साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं में पहला पॉइंट जो है अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता, देखिए अनुबंध या समझौता क्या होता है, साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है। और अनुबंध होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच ठहराव होता। ठीक है, क्या होता है अनुबंध या समझौता, क्या होता है, उसके बीच में लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट या ठहराव होता। अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों के मध्य समझौता हो। साझेदारी फर्म में क्या होना चाहिए कि साझेदारों के मध्य अनुबंध या
समझौता का होना क्या है, अनिवार्य है। समझौता लिखित या मौखिक भी हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था समझौता लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, पर समझौता का लिखित होना ज्यादा बेहतर माना जाता है, ज्यादा हित में, साझेदारों के हित में माना जाता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, साझेदारों की संख्या। अभी देखिए, इसमें आप लोगों को बता चुका हूं साझेदारों की संख्या में, जब मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा था तब साझेदारों की संख्या के बारे में हम लोग बात की थी। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्या बताया था कि साझेदारी में कम से कम कम 2 व्यक्तियों का होना क्या है, अनिवार्य है। और अधिकतम 50 व्यक्तियां हो सकते हैं। अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, 50 व्यक्ति। पर बैंकिंग व्यवसाय में थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। बैंकिंग फील्ड में क्या होता है, बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। और अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में क्या बोल रहे हैं कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, और अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, 20 व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है व्यवसाय। व्यवसाय मतलब बिजनेस। अब बिजनेस के बारे में क्या बोल रहा है, साझेदारों के लिए किसी न किसी वैध व्यवसाय का होना आवश्यक होता है। जब तक किसी व्यापार का उद्देश्य वैधानिक नहीं होगा तब तक साझेदारी नहीं हो सकती। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि व्यवसाय का वैध होना जरूरी है। अगर व्यवसाय वैध नहीं है मतलब साझेदारी फर्म नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए व्यापार का वैध होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है चौथे नंबर पे लाभ विभाजन। चौथे नंबर पे लाभ विभाजन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में वितरित करना होता है। जब आपस में 4 लोग मिलकर, 4 व्यक्ति मिलकर जब किसी पार्टनरशिप पर चला रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए, मतलब सामाजिक बोला जाए तो समाज की भलाई के लिए अगर किया जाए, जिसमें लाभ नहीं है, जिसमें उन 4 व्यक्तियों का अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको साझेदारी फर्म नहीं कह सकते। इसीलिए साझेदारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। जब वो 4 व्यक्ति आपस में लाभ कमाने के उद्देश्य से वैध व्यापार चला रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, साझेदारी फर्म बोलेंगे। फिर है 5वां पॉइंट, प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। अब देखिए इसमें इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, प्रत्येक साझेदार अपने कार्य से फर्म को बद्ध कर सकता है। साझेदार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य फर्म द्वारा किया गया माना जाता है। इस तरह साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। देखिए 4 व्यक्ति जब फर्म को चला रहे हैं मिलकर तो सारे व्यक्तियों की जिम्मेदारी होता है कि वो फर्म के लिए कार्य करें, फर्म के हित के लिए कार्य करें। इस तरह से
जब फर्म के हित के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, वो फर्म के एजेंट माने जाते हैं। प्रत्येक साझेदार जो होते हैं फर्म के एजेंट माने जाते हैं, ठीक है। उनका खुद का दायित्व होता है फर्म के प्रति, इसीलिए प्रत्येक साझेदार को फर्म का एजेंट माना जाता है। उसके बाद है 6वें नंबर पे असीमित दायित्व। अब असीमित का मतलब होता है अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या बोल रहा है कि फर्म के ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। अब जैसे हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि फर्म का ऋण बढ़ चुका है और फर्म को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इस दशा में अगर फर्म के अंदर 4 सदस्य हैं, 4 पार्टनर हैं, तो चारों पार्टनर का ये दायित्व होता है कि वो फर्म का ऋण चुकाए। इसीलिए असीमित शब्द का यूज किया है। असीमित मतलब जितना फर्म का ऋण होगा बैंक के प्रति या बाजार में, उस ऋण को चुकाने के लिए जितने भी पार्टनर फर्म के अंदर होंगे, उन साझेदारों का ये दायित्व होगा कि वो फर्म का क्या करे, ऋण चुकाए। उसके बाद है अगला पॉइंट, व्यापार का संचालन। अब देखिए जो 7वां पॉइंट में बोल रहा है व्यापार का संचालन, इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है बुक में कि फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या उनकी ओर से कितने सदस्यों द्वारा संचालित किया जा सकता है। देखिए व्यापार का संचालन, अगर 4 पार्टनर हैं, मान लीजिए कि 4 पार्टनर है ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्टनर हैं और चारों पार्टनर आपस में समझौता कर लिए हैं कि इस पार्टनरशिप फर्म को डी चलाएगा। क्या करेगा, डी चलाएगा। तो चारों पार्टनर आपस में समझौता करके क्या करते हैं, डी को दे देते हैं फर्म को चलाने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है कि चारों पार्टनर मिलकर फर्म का संचालन करते हैं, मतलब व्यापार का संचालन करते हैं। व्यापार का संचालन मतलब ऑपरेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है